ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों भूपेश आनंद मैं बोलता। आई एम भूपेश आनंद एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 5 लेक्चर्स इन रिगार्ड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटे ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के मैंने आपको 5 लेक्चर्स अभी पहले से ही बता दिए हैं। मैं आज लेक्चर नंबर 6 अपनी होश में स्टार्ट कर रहा हूँ। राइट फ्रॉम क्लास 11 से लेकर आप किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और लास्ट 5 लेक्चर्स में मैंने आपको अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि स्टूडेंट्स काफ़ी सारे डरते हैं व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट। बेटे वो भी सस्पेंस रहने दो। I have just told you that these are the activities. This is operating activity, this is investing activity, this is financial activity. Operating, investing, financial की बातें मैंने की। मैंने different examples लिए to explain that what is operating, what is investing and what is financial. ये बात तो आप सबको मालूम ही होगी। तो मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहता हूँ, इन लास्ट 2 लेक्चर्स बेटे मैंने क्या किया, लेक्चर नंबर 4 में कैश अकाउंट आपको दिया एंड विद द हेल्प ऑफ कैश अकाउंट I have prepared a cash flow statement. मैं बेसिकली ये बताना चाहता था कि दैट कैश अकाउंट को ही हम जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने ये ब्लेजर पहना है, अच्छा ब्लेजर नहीं पहना तो ये शर्ट पहनी है, शर्ट के ऊपर ब्लेजर पहन दिया है, तो मैंने कहा शर्ट इज कैश अकाउंट। ये जो ब्लेजर ऊपर पहना है मैंने बेटा, ये जो ब्लू कलर का ब्लेजर, दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और कुछ नहीं, आप उसी चीज को उसके ऊपर कुछ ब्लेजर पहना दें, कुछ नए फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दें और यू स्टार्ट वॉचिंग फ्रॉम अनदर एंगल। उसी चीज को आप अनदर एंगल से देख रहे हैं। जैसे ग्लास भरा हुआ है, आधा पानी है और आधा खाली है, तो आप ये भी कह सकते हैं आधा भरा है आधा भरा हुआ है। कोई बच्चा कह सकता है आधा खाली है और कोई कह सकता है पूरा भरा हुआ है, आधे में पानी और आधे में हवा है। इट मीन्स इट इज सेम ग्लास बट आपके देखने का नजरिया डिफरेंट था। इट मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट इज सेम, कैश बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन है। आज तक हम कैश अकाउंट बनाते आए, बट इफ वी वांट टू सी फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट एंगल, वी हैव टू डिवाइड द ऑल एक्टिविटीज। पूरी की पूरी कैश की एक्टिविटीज जो हमने एक साथ डाल दी थी अभी तक कैश बुक में, जैसे कबाड़ी की दुकान है बेटे, अभी मैं क्या करूंगा उसको एक वैन हुसैन, एक कैंटाबिल के शोरूम के हिसाब से, विल्स के शोरूम के हिसाब से अलग अलग सेपरेट लगाऊंगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को अलग लिखूंगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को अलग लिखूंगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को अलग लिखूंगा। अभी बस ये बेसिकली मीनिंग समझ लीजिए। बेटे मैंने आज ना आपको एक कसम खिलवानी है, आप सब कसम खाएंगे। आज मैं भी आपके सामने कसम खाऊंगा। एक बच्चा कहता है कसम खाएंगे। बेटे पहले रजिस्टर बाहर निकाल लीजिए जल्दी से। लेक्चर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने लिखा जी, विनिंग और लूजिंग डज नॉट मैटर, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। जीत और हार क्या रखा यार, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। कोविड के बाद लोग मर गए चले गए, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। आपने 100% अपनी कोशिश करनी है, बाकी जो होगा देखी जाएगी। आइए जी, मैं भूपेश आनंद आज आप सबके साथ, मैं भी कसम खाऊंगा, आप भी कसम खाएंगे, हम सब हाथ ऊपर करेंगे। जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, कसम होगी अगर आपने हाथ ऊपर ना किया, और कसम होगी अगर आपने हाथ ऊपर करके कसम ना खाई। बेटे कसम क्या खानी है कि आने वाले 3 लेक्चर्स, मैंने कहा 5 लेक्चर्स तो आप देख ही चुके हैं, 5 लेक्चर्स तो देख ही चुके हैं, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8। बेटे अगर ये 2 लेक्चर्स, मैं तो समझता हूँ लेक्चर 6 और लेक्चर 7 भी अगर आपने ईमानदारी से 2 लेक्चर्स, आज का और अगला, अगर आपने अच्छी तरह से देख लिया तो यकीन मानिए, आई कैन टेल यू कि बेटे आप पूरी लाइफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका हाथ तंग नहीं होगा और आपको घबराहट भी नहीं होगी दैट विच इज डायरेक्ट और विच इज इनडायरेक्ट। मैंने दैट्स व्हाई आई हैव नॉट डिस्क्लोज दैट दिस मेथड इज डायरेक्ट और दिस मेथड इज इनडायरेक्ट। लेट मी डू द क्वेश्चन, लेट मी वी फ्लो विद द फ्लो, उसके बाद अकॉर्डिंगली जब हमें फ्लो के साथ हम जब चलेंगे तो मैं अचानक पर्दा हटा दूंगा और कहूंगा साहब ये मेथड, और मैं क्या कहूंगा, यू विल ओनली से। तो आइए सब हम कसम खाएं। बेटे मैं लिखिए, मेरा नाम जैसे भूपेश आनंद तो मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं भूपेश आनंद। आपका नाम रामलाल है तो आप बोलेंगे मैं रामलाल, मैं भूपेश आनंद ये कसम खाता हूँ कि मैं लेक्चर 6, लेक्चर 7 और लेक्चर 8 3 लेक्चर्स जो आज से स्टार्ट हो रहे हैं, बिना किसी चालाकी के, बिना किसी होशियारी के,
ऐसा बनूंगा कि बिल्कुल मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं अनाड़ी बन के ये सारे लेक्चर्स को अटेंड भी करूंगा और A to Z सभी क्लास नोट्स को लिखूंगा। बेटा तो आप सभी कसम खाइए, और लेक्चर 1 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8 आपने एज इफ अटेंड करने हैं कि आप पहली बार लाइफ में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। बेटे एक एक एक्सप्लेनेशन जो मैं लिखूंगा, जो मैं बताऊंगा, आपने वीडियो को पॉज कर करके लिखना है। आप बस इतना कर दीजिए, मुझे खून दे दीजिए, मैं लेक्चर 8 के बाद आपको कहूंगा कि अब आप खुली छोटा जो मर्जी क्वेश्चन कर लीजिए। बट इस बात का चैलेंज है। बट द पॉइंट इज यू हैव टू फर्स्टली गिव मी द ब्लड, गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस। तो आप सब कसम खा चुके हैं, हाथ वो नीचे कर लीजिए। बट मैं आपको अभी तक जो इन लास्ट 5 लेक्चर्स आई हैव जस्ट गिवन यू दैट देयर आर 3 एक्टिविटीज, वन इज ऑपरेटिंग, सेकंड इज इन्वेस्टिंग, थर्ड इज फाइनेंशियल, एंड दीज आर द फॉर्मेट्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, cash flow from investing activities, and cash flow from financial activities. So we will divide the cash into 3 activities: for operating activities, investing activities and financial activities. तो जल्दी से आप फॉर्मेट एक बार बना दीजिए बेटे, लाइंस वाइंस ड्रॉ कर दीजिए। मैंने पहली लाइंस ड्रॉ कर दी। अब ये फॉर्मेट कहाँ दिया हम देखेंगे, इंड एस में कहाँ दिया है, IAS 7 में कहाँ दिया है। अभी मैंने कहा ना, आप बस बेसिकली लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8 तक आपने कुछ पूछना भी नहीं है। मैं जो कहूँ एक छोटे से बच्चे के भांति आपने नोट करते रहना है, सुनते रहना है। हाँ, लेक्चर 8 के बाद मैं सुनूंगा, आप बोलेंगे, बट ये 3 लेक्चर्स में मैं बोलूंगा, आप खाली सुनेंगे। तो आप बनाइए जी फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जल्दी से तीनों एक्टिविटीज में थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए और फिर हम आगे चलेंगे। बेटे मैं आज एक क्वेश्चन आपको डिक्टेट भी करने वाला हूं और मैं आपको बताऊं कि दैट क्वेश्चन अगेन आई कैन गिव यू इन द सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो, बट मेरी अंदर से इंटेंशन है कि आप उस क्वेश्चन को लिखें। जब हम लिखते हैं ना बेटा, जब हम केस स्टडी करते हैं तो उससे एक्चुअली में क्या होता है, दोस्ती हो जाती है। जब आप लिखेंगे PPE, इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट बनाएंगे, SOFP बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, तो आपकी जाने अनजाने में उसके साथ फ्रेंडशिप हो जाएगी। और जब आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी ना, तो आपको ज़्यादा बातें समझ आएंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये रियल लाइफ एग्जाम्पल को लिखें। अच्छा, ये देखिए जी, इसके बाद ये आपने बनाया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल, अभी खत्म नहीं हुई थी। तो मैंने एक स्टेटमेंट में, आपको पता ही है हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लिखते हैं। एंड वी नो दैट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज ड्यू टू 3 एक्टिविटीज। द फर्स्ट इज इट इज ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इट इज ड्यू टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इट इज ड्यू टू फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये 3 एक्टिविटीज के वजह से डिफरेंस आता है ओपनिंग में एंड क्लोजिंग में। ये बात हम सबको मालूम ही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बेटे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बेटे 3 बातें आती हैं। एक कैश होता है, एक बैंक होता है, और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। हमें मालूम है, हम सबको पता है ये। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपनी रियल केस स्टडी। आपको 3 केस स्टडीज करनी है, एक लेक्चर 6 में कराऊंगा, एक लेक्चर 7 में कराऊंगा, एक लेक्चर 8 में कराऊंगा। बस बेटे इतना खून दे दो, मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा दे दूंगा। फिर आप इंटरनेशनल कोर्सेज करें, फिर आप 11th करें, 12th करें, ACCA करें, CA करें, CS करें, IFRS करें, CPA करें, आई एम लीस्ट कंसर्न। आप कर पाएंगे, आपको खुद इंजॉयमेंट मिलेगी, क्योंकि आप क्लियर हैं बेसिक कंसेप्ट से। तो बेटे बैलेंस शीट हम बनाने जा रहे हैं। ऊपर लिखी हेडिंग, बैलेंस शीट ऑफ एन एंटिटी एज ऑन 31 मार्च 2020 एंड एज ऑन 31 मार्च 2021। आपको मैंने 2 ईयर्स की बैलेंस शीट गिवन है, बिकॉज तभी तो आप 2 ईयर्स के बीच में ही तो चेक करके बताएंगे कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनके बीच में कैश फ्लो कहां हुआ। Because you have to prepare financial statements, as on 31st March 2021, and along with that, it is important that you have to prepare cash flow statement also. Because we have seen in so many standards, बेटे इंडियन स्टैंडर्ड्स भी ये कहती हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी ये कहती हैं कि आजकल कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी है। तो आपने क्या किया, मैंने क्या किया, आपको एक इन्फॉर्मेशन में एक रियल केस स्टडी दी और उसमें मैंने नया फॉर्मेट के बेसिस पे प्रिपेयर किया। मैंने ऊपर लिखा बैलेंस शीट, आपको पहला कॉलम बनाया, पहला बड़ा सा कॉलम बनाया एसेट्स का, फिर बनाया मैंने बेटे प्रीवियस ईयर का, लास्ट ईयर का, और फिर बनाया मैंने करंट ईयर का। तो 31 मार्च 2020 लेट इट बी लास्ट ईयर, 31 मार्च 2021 लेट इट बी करंट ईयर, लेट इट बी दिस ईयर।
सो आई वांट टू प्रिपेयर दिस फॉर्मेट। मैंने यहां पर सबसे पहले लिखना है एसेट्स, तो मैंने सबसे पहले ऊपर लिख दिया एसेट्स। लो बेटे ये एसेट्स है, दिस इज एसेट्स, ये बेटे कॉमन हेडिंग है एसेट्स की। और विद इन एसेट्स मेरे पास सबसे पहले आ रहा है नॉन करंट एसेट्स। We know that we in asset side we prepare two categories. One is non-current and second is current. And within non-current we have, I have already told you what I mean by non-current. तो मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज मेरे को तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बताना है। प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट समझ लीजिए, बिल्डिंग समझ लीजिए, फर्नीचर समझ लीजिए। तो मैंने लिखा PPE, PPE, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। आप PPE भी लिख सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी भी लिख सकते हैं, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। 1 लाख रुपए मैंने रुपीस में लिया बेटे। 31 मार्च 2020 को बैलेंस है और 1,20,000 का बैलेंस 31 मार्च 2021 को है। आराम से बेटे, पिछले साल 1 लाख रुपए का बैलेंस था नॉन करंट एसेट का, इस साल 1,20,000 हो गया है। इसका मतलब बैलेंस बढ़ गया है। अब बेटे बैलेंस बढ़ने के बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं, अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, बट आप पहले बैलेंस शीट को लिख तो लीजिए, फॉर्मेट तो लिखिए। ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसी बहाने आप लिख लेंगे। नेक्स्ट नॉन करंट एसेट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद के रख दी और उसमें से इनकम आ रही है, आपको बेचनी नहीं है, या आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए या FD परचेज कर लिया, यू हैव इन्वेस्टेड समवेयर फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस फॉर मोर देन 12 months, आई विल से दैट इज अ नॉन करंट एसेट। तो बेटा आपके पास इन्वेस्टमेंट है 80,000 रुपए की, आई एम टेकिंग इन इंडियन रुपीज, बट लास्ट ईयर 80,000 की थी, दिस ईयर वो 60,000 की है। मेरी बात दोबारा से सुनिएगा, पिछले साल 80,000 रुपए की वो इन्वेस्टमेंट थी, इस साल वो इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए की है। इट मीन्स 80,000 की थी, नाउ इट हैज डिक्रीज टू ड्रॉप टू 60,000। अब हम ये देखेंगे व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट, कि भाई 80,000 की इन्वेस्टमेंट 60,000 में हो गई, तो क्या कारण है उसके, देखेंगे। तो आप अभी पहले बैलेंस शीट बना रहे हैं, करंट एसेट्स बेटे उसी बैलेंस शीट में, स्टॉक, वी नो दैट स्टॉक इज अ करंट एसेट। ओपनिंग स्टॉक बेटे 31 मार्च 2020 का तो ओपनिंग होगा लास्ट ईयर का, बेटे वो बैलेंस है 10,000 और 31 मार्च 2021 का बैलेंस है 20,000। नेक्स्ट आइटम है अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स, 10,000, 10,000 रुपीज, 15,000 इस बार का है। बेटे आप सब लिख रहे हैं, मैं आपको कसम खिलवाई चुका हूं। लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8 आपकी मर्जी नहीं चलेगी, भूपेश आनंद की मर्जी चलेगी। कैश बेटे, कैश का बैलेंस है ओपनिंग 5,000 और कैश का बैलेंस है 20,000। इसका मतलब 5,000 ओपनिंग है, 20,000 इस साल का बैलेंस है। ठीक है जी, टोटल एक बार कर लीजिए बेटे, कैलकुलेटर आपके पास होगा, नहीं तो निकाल लीजिए, मैं भी अपना कैलकुलेटर ला रहा हूं। बेटे मैं ये कैलकुलेटर ले आया अपना, आप भी निकाल लीजिए, टोटल करके देख लीजिए 2,05,000 आ रहा है क्या दोनों साइड्स का, मतलब 31 मार्च 2010 का भी, 20 का भी और 21 का भी। 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, बेटे 2,05,000 आ रहा है। 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000, ये आ गया जी 2,35,000। मैं आगे चल पड़ा बेटे। अब नेक्स्ट लायबिलिटीज में आ गए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। इक्विटी पहले लिखते हैं, आपको पता ही है, विद इन इक्विटी हमने लिखा शेयर कैपिटल। 31 मार्च 2020 को थी 80,000 रुपए की शेयर कैपिटल, 31 मार्च 2021 को हो गई 90,000 की। बेटे शेयर कैपिटल में इजाफा हो गया, देयर इज ए इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। तो अभी हम देखेंगे क्या मतलब है इसका, व्हाई, व्हाट आर द रीजन फॉर दैट इंक्रीज एंड विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इट इज। अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे, खाली क्वेश्चन को लिख रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस। बेटे आपको पता है जो प्रॉफिट होता है उसको हम रिटेन करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो बेटे प्रॉफिट एंड लॉस में ओपनिंग बैलेंस है 31 मार्च 2020 को बैलेंस है 50,000 रुपीज का। नाउ
it has been increased to 80,000 as on 31st March 2021 it has been increased to 80,000. ठीक है जी, तो इसका मतलब हमने बीच में 30,000 का प्रॉफिट कमाया होगा, अभी देखेंगे. नॉन करंट लायबिलिटीज, दोज लायबिलिटीज विच आर टू बी पेड आफ्टर अ गैप ऑफ 12 months. तो हमने कहीं से लोन बोरो किया, और बेटे लोन हमने बोरो किया 30,000 का. पिछली बार बैलेंस था 30,000, इस बार बैलेंस है 20. इट मीन्स ओपनिंग बैलेंस था 30,000, वी हैव रीपेड दैट एंड नाउ द नेट बैलेंस इज 20. 30 से 20 हो गया. ठीक है सर, अभी देख लेते हैं. नेक्स्ट इज करंट लायबिलिटीज. बेटे करंट लायबिलिटी का मतलब है दोज लायबिलिटीज विच आर टू बी पेड विद इन 12 months. सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज 10,000. आपको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आप किसी बैंक से एक्सेस पैसे ले लेते हैं बिकॉज यू हैव ए ओवरड्रॉन फैसिलिटी. आपके पास बैलेंस नहीं है बट यू हैव ए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड यू हैव इशूड दैट चेक. Your bank will clear that. अगर if you have the overdraft facility, it means it is just like a short term loan. ऐसा मान लीजिए, लोन लेना for for day to day needs, that is bank overdraft. Second is trade payable creditors, 35,000 और 20,000. एक बार बेटा इसको भी टोटल कर लेते हैं, अच्छा रहता है बेटा टोटल करना. देखिए लाइबिलिटीज और एसेट्स का टोटल मिलना चाहिए 80 + 50 + 30. मैं आ गया जी, ये 160 + 10 + 35, ये आ गया जी 2,05,000. बहुत बढ़िया. मैं आ गया यहाँ पर 90 + 80 + 20 + 25 + 20. ये देखिए सर 2,35,000 टोटल करना ठीक रहता है. अब आप नीचे आ जाइए. आप में से कुछ बच्चों ने ये बैलेंस शीट पहली बार देखी है और वो बच्चे घबरा गए, पता नहीं कैसे बैलेंस शीट बनाई है. बेटे आप ये बताओ, यही वाली तो बैलेंस शीट है, आप ऐसे भी बना सकते हैं. मैंने आपको दोनों तरह से बना के दिखाई है. मैंने एसेट्स को पहले लिख दिया और फिर लायबिलिटीज नीचे लिख दी. दिस इज अ टी फॉर्म विच यू आर प्रिपेयरिंग. आपको टी फॉर्म बनानी है, आप टी फॉर्म बना लीजिए. मैंने उसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में बना दिया. उस स्टेटमेंट में ट्विस्ट किया, पहले एसेट्स रखे फिर इक्विटी लायबिलिटीज नीचे रख दिया. ऐसे ही किया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मैंने अकाउंट नहीं बनाया, टी फॉर्म ही नहीं बनाया, मैंने उसको ट्विस्ट कर दिया. क्रेडिट साइड ऊपर आ गई, डेबिट साइड नीचे आ गई. तो घबराना नहीं है, आपको ऐसे बनाना, ऐसे बना लीजिए. प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट 1 लाख की थी, 1,20,000 की हो गई. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 80,000 के थे, 60,000 के हो गए. स्टॉक 10,000 का था, 20,000 हो गया. डेटर्स 10,000 का था, 15,000 हो गया. कैश 5,000 का था, 20,000 हो गया. टोटल चेक कर लीजिए 2,05,000, 2,35,000. अब आप आ जाइए इधर, बैलेंस शीट एज ऑन शेयर कैपिटल 80,000, 90,000. प्रॉफिट एंड लॉस 50,000, 80,000. लोन 30,000, 20,000. बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 एंड 25,000. ट्रेड पेबल 35 एंड 20. बेटे टोटल यही आ रहा है. एक बच्चा कहता है कि दोनों फॉर्मेट में टोटल सेम आएगा, मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मारना चाहता हूँ. बेटे बनाने का तरीका अलग है, चीज़ें तो वही हैं. आप ये बताइए, आप कहीं पर किसी तरह की चाय पीते हैं, कहीं पे किसी स्वाद की पीते हैं, कंपोनेंट्स तो सेम ही होते हैं. चाय की पत्ती वही होती है, दूध भी वही होता है, मतलब वो भी दूध डालता है, वो भी चाय की पत्ती. बेटा द पॉइंट इज, आपको प्रेजेंटेशन फॉर्मेट डिफरेंट है बट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज सेम. सो द पॉइंट इज वी आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट. एक बच्चे को ये कहा उसने कि सर अब आप ये बताइए कौन सा फॉर्मेट आप बनाएं. बेटे आप कुछ भी बना लें, मैंने खाली आपके सेटिस्फेक्शन के लिए दोनों फॉर्मेट बनाए. आइए आगे चलते हैं. करंट लायबिलिटीज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. अगेन आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड दिस इन टी फॉर्म, मैंने इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बना दिया और स्टेटमेंट में पहले क्रेडिट साइड ऊपर लिख दिया. बेटे तो लिखिए सेल्स 1 लाख लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स. सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक. कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आता है? बेटे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही तो होते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये सब पता है आपको. तो बेटे आप लिखिए सेल्स 1 लाख लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स 60,000. ब्रैकेट का मतलब है माइनस करना. ग्रॉस प्रॉफिट इज 40,000, 40,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 6,000. बेटे ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो धंधे से रिलेटेड है, मेन एक्टिविटी से रिलेटेड है, प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. आपको मैंने डिफरेंट बातें बताई थी. आप क्या मुझे बता सकते हैं? भूपेश आनंद क्लासेस, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे कौन से एक्सपेंसेस को आप ऑपरेटिंग बोलेंगे?
बेटे आप ये बताइए, गूगल ड्राइव का हमें पेमेंट करना पड़ता है, पेन ड्राइव देनी पड़ती है, सैलरी स्टाफ को देनी पड़ती है, काउंसलर है, रिकॉर्डिंग के है, एडिटर स्टाफ है, ग्राफिकल स्टाफ बैठा है. All these are my operating activities because they are related with my main business. That is operating expense. तो operating expense है interest on loan. आपको मालूम है अभी दिखाया था मैंने, लोन था, हमने लोन बोरो किया था. अच्छा बेटा, लोन जब बोरो किया तो वी हैव टू पे द इंटरेस्ट फॉर दैट. तो मैंने वो 4,000 का दिखाया. नेट प्रॉफिट 30,000 आ रहा है. ठीक है जी. एक इन्फॉर्मेशन है, दो इन्फॉर्मेशन तो लिख लें. एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पहली है ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ 2,000. इसका मतलब ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना बेटे 6,000 का, ये वो कह रहा है जी इस 6,000 में एक चीज छुपी हुई है और उसका नाम है डेप्रिसिएशन. इसमें डेप्रिसिएशन भी है. कितनी है देखते हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट है ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड डेप्रिसिएशन ₹2,000. ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड डेप्रिसिएशन 2,000. इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो 6,000 के हैं उसमें कुछ दूसरे एक्सपेंसेस होंगे अदर देन डेप्रिसिएशन. 4,000 है, डेप्रिसिएशन 2,000 है, टोटल 6,000. ठीक है जी. एक इन्फॉर्मेशन दी है, इसका क्या करेंगे अभी देखते हैं. प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट मशीनरी, जिसमें मशीनरी भी है, सोल्ड ₹10,000 एट बुक वैल्यूज. वो कहता है जी एक प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का एक हिस्सा था, एक मशीनरी थी जिसकी बुक वैल्यू भी 10,000 थी, कैरिंग वैल्यू भी 10,000 थी, और हमने उसको 10,000 में बेच दिया. इसका मतलब ना तो प्रॉफिट अर्न किया ना लॉस अर्न किया. ठीक है जी. प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड. आपको यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है. आई हैव नॉट गिवन दैट विच मेथड एंड आई हैव नॉट टोल्ड यू विच मेथड. बेटे नॉर्मल चलना है. मैं चाहता हूं कि अगर आप ईमानदार बच्चे होंगे और कसम तो खा ही चुके हैं, तो बेटे एक बार 1 मिनट लगाकर क्वेश्चन पढ़ लीजिए. बेटे क्वेश्चन जितना ध्यान से पढ़ेंगे ना उतनी बातें समझ आएंगी. आप क्वेश्चन जब पढ़ें तो आप देखें क्या उसके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है. बिकॉज इफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन तो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसको भी इंफॉर्मेशन को भी साथ साथ. हम साथ हैं. ठीक है. तो आइए जी, मैं भूपेश आनंद एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी हैं कि पेपर में क्वेश्चन करना कैसे है, लाइफ में कैसे क्वेश्चन करते हैं, क्या चीज का क्या मतलब है, कौन सी चीज कहाँ जाएगी, उसका एक्टिविटी क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका लेजर अकाउंट क्या है, उसमें क्या सोचेंगे, उसकी बेस्ट अजम्पशन क्या है. अगर आपने ये एक्सप्लेनेशंस लिख ली जो मैंने खाली एसेट साइड के लिए लिखी हैं, उसके बाद आप अपने आप लाइबिलिटीज के लिए लिख सकते हैं या आपको समझ आ सकता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखना भी मत एक्सप्लेनेशन. खाली आप जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन द एक्सप्लेनेशंस. आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, आप कसम खा चुके हैं. तो बेटे मैंने क्वेश्चन अब स्टार्ट करना है. मुझे कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना हो तो मैंने आपको बताया था आई कैन ऑल्सो गिवन विद द कैश अकाउंट, विद द हेल्प ऑफ कैश अकाउंट आई कैन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. आई एम गिवन विद कैश, बैंक एंड ट्रेड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, आई कैन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट विद दैट. और I am also given with the balance sheet and profit and loss. As in this case, I am given with the balance sheet for 2 years and the profit and loss. I can prepare cash flow statement for that. And even if I am not given with the profit and loss statement, only the balance sheet is given to me. तो बेटे देन ऑल्सो आई कैन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. यहां पर हम तीसरा तरीका, तीसरा इनपुट, तीसरा वे जो इनपुट का है वो फॉलो कर रहे हैं. दैट इज आई एम गिवन द 2 बैलेंस शीट्स अलॉन्ग विद दैट आई एम गिवन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन. हो भी या नहीं भी हो इट हार्डली मैटर्स, उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है. तो मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने जा रहा हूं. और बेटे आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसा मेथड बताऊंगा जो दुनिया में अगर आपने समझ लिया ना तो किसी भी यूट्यूब चैनल के साथ आप चाहकर चेक कर सकते हैं कि आपको क्या इस तरह से समझ आया जैसे भूपेश आनंद ने बताया. तो चलिए स्टार्ट करें. आपने क्या करना है, जब भी स्टार्ट करना है आपको एसेट साइड, आपको बैलेंस शीट अपने सामने रखनी है. बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप ऐसा रख लीजिए, वैसा रख लीजिए, उसमें कोई हार्डली मैटर्स. अब आप मेन मतलब की बात सुनिए. आपको एक एक आइटम को पकड़ना है, एसेट साइड से स्टार्ट करना है, बैलेंस शीट से स्टार्ट करना है. पहले प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं करना, पहले इंफॉर्मेशन नहीं देखनी. मतलब इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद यू हैव टू स्टार्ट विद द बैलेंस शीट एंड दैट टू फ्रॉम द एसेट साइड.
So you have to read one item, and then the way which I have told you, you have to follow that. For example, the first item is plant, property and equipment, and that is 1 lakh rupees in the opening in the last year, and 1,20,000 is in the this year. It means 1 lakh is the opening balance and 1,20,000 is the closing balance. It means आपने जब साल स्टार्ट किया, जब आपने इसका खाता बनाया, व्हेन यू हैव प्रिपेयर्ड द लेजर अकाउंट, तो बेटे ओपनिंग आपके पल्ले आपके पास 1 लाख रुपए की प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह थी. और जब ये साल खत्म हो गया 12 महीने के बाद, बिकॉज इन इंडिया वी फॉलो 31 मार्च 2021, बेटे अब अप्रैल टू मार्च का ईयर फॉलो करते हैं. फिरंगी जो है, अमेरिकन जो हैं, दे फॉलो फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. बनिए जो है होली से होली या दिवाली से दिवाली करते हैं. अभी हम अपने फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं. आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल. तो मैं आपसे कहता हूँ बैलेंस शीट में आपने स्टार्ट करना है, एसेट साइड से स्टार्ट करना है. पहली आइटम को पकड़ना है. फर्स्ट आइटम मेरे को जो दी हुई है वो प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट है. अभी क्या करेंगे ना, हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सभी आइटम्स के ना लेजर अकाउंट्स बनाएंगे. फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, लेजर अकाउंट्स कुछ कम भी बना सकते हैं, बट फर्स्टली ट्राई टू प्रिपेयर ऑल लेजर अकाउंट्स, तो ज़्यादा बेटर रहेगा. अदरवाइज आपको कुछ कंसेप्ट में दिक्कत आएगी. तो मैं जैसा कह रहा हूँ ना वैसे ही करना है आपने. तो आप सब क्या करेंगे, पहली आइटम को पकड़ेंगे, आप अपने लेजर में, अपने किताब में, अपने बुक में प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. उसको ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000 है. बेटे ओपनिंग का मतलब है लास्ट ईयर बैलेंस. इट मीन्स ओपनिंग बैलेंस वॉज 1 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 1,20,000. इसका मतलब आपको जब भी कोई लेजर अकाउंट बनाना होता है तो बेटे आपको ओपनिंग और क्लोजिंग अगर दे दी जाए तो बीच की आइटम्स को आप निकाल सकते हैं या बेस्ट अजम्पशन ले सकते हैं. तो आपको पता है यू हैव प्रिपेयर्ड नॉन करेंट एसेट अकाउंट, मैंने आपको बताया था एक जमाने में. तो पहले आप एक एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लिखें. इट इज बेटर टू राइट ऑल for good understanding, friends. It means you have to write on all the explanation which I have given, even for asset side, you know. So it will be giving you better understanding. Second point is listen full lecture as you do not know anything. आपको ऐसा मानना है, आप ये ऐसा अज्यूम करना है अपने आप को कि आप बिल्कुल अनाड़ी हैं, आपको कुछ आता ही नहीं है. मैं भी यही मान के चल रहा हूं. तो मैं एक एक पॉइंट डिटेल में बताऊंगा. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ कम्बिनेशन ऑफ कैश, बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. ऐसा बार बार अपने सवाल अपने माइंड को कहना है. इट इज अ कैश अकाउंट, इट इज अ कैश अकाउंट. Only cash transactions will come in cash flow statement. Only cash transactions will come in cash flow statement. ये बार बार मंत्र बोलना है. Only cash transactions can come in cash flow statement. Only cash transactions can come in cash flow statement because we are just preparing a cash account only. It is just like a cash account. So only cash transactions will come. ठीक है जी. तो मैंने आपको कहा it is better to start from the balance sheet. आपको बैलेंस शीट से शुरू करना है. एंड दैट टू फ्रॉम द एसेट साइड, एंड दैट टू फ्रॉम एक एक आइटम को पकड़ेंगे, उसको डील करेंगे, आगे चलेंगे. मुश्किल नहीं है, आसान है, आराम से आप चलेंगे. फर्स्ट आइटम इज, मैंने लिखा जी एक्सप्लेनेशन नंबर एफ में, फर्स्ट आइटम इज प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट और मशीनरी एज अगेंस्ट मे बी. ऑल्सो चेक इन केस एनी इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो बीइंग गिवन. अब आपको ये भी देखना है, अभी करना कुछ नहीं है. मैं तो कहता हूं इंफॉर्मेशन भी मत देखिए, बाद में देख लेना, क्योंकि आप पढ़ तो चुके ही हैं. आपने क्या करना है, पहली आइटम को पकड़ना है, उसका अकाउंट ओपन कर देना है. इंफॉर्मेशन हो तब भी, इंफॉर्मेशन नहीं हो तब भी, यू विल प्रिपेयर अ सेपरेट लेजर अकाउंट फॉर दैट. तो फर्स्ट आइटम इज पीपीई, प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, एंड information given in the profit and loss statement if any, or as an additional information. If yes, prepare a non-current asset account. So my point is, even if information is not given to you, you should always prepare a separate ledger account in this lecture number 6 and in lecture number 7 and in lecture number 8. उसके बाद लिबर्टी आप बनाए ना बनाए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जिसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी को अकाउंट को बनाए, बाकी बनाने की नेसेसिटी नहीं है. बट आज के लेक्चर के लिए मैं कह रहा हूं, इवन इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू यू, यू शुड प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट. तो आइए जी, हम सब लेजर अकाउंट बनाएंगे. हम सबको पता ही है नॉन करेंट एसेट अकाउंट कैसे बनता है. ऑल एसेट्स हैव द डेबिट बैलेंस, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट है. जब डेबिट साइड से स्टार्ट किया तो जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, बिकॉज इट इज ओपनिंग बैलेंस. तो ओपनिंग बैलेंस 1 लाख का मैंने लिख दिया. एक बच्चा कहता पता नहीं कहाँ से आ गया 1 लाख. बट ये बैलेंस शीट नहीं है 1 लाख रुपए की, जिस मर्जी फॉर्मेट से देखिए आप. 1 लाख का बैलेंस है ओपनिंग.
और 1,20,000 का बैलेंस है क्लोजिंग, तो आई हैव रिटर्न 1,00,000, 1,00,000 एंड 1,20,000। अभी और कुछ नहीं कर रहा, अभी इन्फॉर्मेशन का इफेक्ट नहीं लेना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का इफेक्ट नहीं लेना, मैं जैसे कह रहा हूं ना वैसे करो आप। बेटे आंसर्स तो सब जगह दिए होते हैं, बट द वे इज नॉट गिवन टू यू। मैं आपको तरीका बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपने किस तरह से नदी पार करनी है। मैंने ये नदी पार की है, मुझे मालूम है कहाँ गड्ढा है, कहाँ पानी ज़्यादा है, कहाँ पानी कम है, तो मैं आपको उसी रास्ते से लेके चलूंगा और किनारा पहुंचा दूंगा। पहले आप मेरे साथ साथ तो चलो, उसके बाद जब आपको प्रॉपर स्विमिंग आ जाएगी जैसे मर्जी करना। ओपनिंग बैलेंस 1,00,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,00,000, ठीक है जी। नाउ वी विल टेक द इफेक्ट, मैंने लिख भी दिया आपको समझाने के लिए कि अभी नहीं लेंगे। वी विल टेक द इफेक्ट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन बिकॉज समथिंग इज गिवन फॉर PPE, something is given for machinery in the information, or in profit and loss statement. I will not treat it now, I will treat it after some time, once I treat all assets and all liabilities. एक बार मैं सारे assets की ट्रीटमेंट कर दूं और एक बार मैं सारी लाइबिलिटीज की ट्रीटमेंट कर दूं, मतलब एक बार देख लूं, उनके अकाउंट बनाने, खाते खोल के रख दूं, then I will come to profit and loss statement and then to additional information. तो इस तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो एक तो क्वेश्चन जल्दी होगा, गलती भी नहीं होगी बेटे। तो आपको यही बात लिखने के लिए मैंने बोला है, we will take the effect of additional information after posting all the items on balance sheet and all items of profit and loss। ठीक है सर, तो मैं यहां पर आ गया। नेक्स्ट आइटम इन द बैलेंस शीट। अब मैंने बैलेंस शीट पे चल रहा हूं बेटे, आप देखिए मैंने कितनी मेहनत की होगी आपके लिए, सारी स्लाइड्स बनाई। नेक्स्ट आइटम इन द बैलेंस शीट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आप चेक करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट आइटम है इन द बैलेंस शीट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट आइटम है 80,000, सेकेंड आइटम है 60,000। इट मीन्स ओपनिंग बैलेंस इज 80,000, क्लोजिंग बैलेंस है 60,000। तो मैं यहां पर आ गया सर, मैं आ गया भूपेश आनंद, मैंने आपको यहां पे बोल भी दिया। नेक्स्ट आइटम इन द बैलेंस शीट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अगेन friends, it will be better to prepare a ledger account for long term investment even if no information is given to me, neither in the profit and loss statement nor below that question। बेटे मैंने आपको कहा ना, अभी आपने मेरे हिसाब से चलना है, आप चुपचाप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाइए, लेजर अकाउंट बनाइए, बिकॉज आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग में कुछ डिफरेंस है। नाउ दिस डिफरेंस कैन बी परचेज और सेल। आई हैव टू अज्यूम अभी आप पूरे इक्विप नहीं हुए कि आप अभी पहले से कर सकते हैं। आपको जो मैं कहता हूं बनाइए, इसको लेजर अकाउंट बनाइए, बिकॉज परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। I am given the opening balance, I am given the closing balance, but I am not given the purchase and sale, and I know that purchase and sale is in cash and that will come in the cash flow statement. So it is better to prepare इन्वेस्टमेंट अकाउंट सेपरेटली। तो आपको मैं यही कहने जा रहा हूं कि आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट सेपरेटली बनाएं। आइए जी, आइए, आपको ये पता ही है, अभी मैंने बताना नहीं है, कितनी बार तो बोल भी चुका हूं, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद non-current assets are investing activities. All those items which are related with current assets are operating activities. All those items which are related with equity and non-current liabilities are equity. With equity, they are financial activities. Again, those items which are related with non-current liabilities, they can be financial or they can be investing. और current liabilities operating होता है। रटना नहीं है, धीरे धीरे आप क्वेश्चन करेंगे, खुद ही पता चल जाएगा, आप घबराना मत, बस मेरे साथ साथ चलना, ठीक है सर। आइए बनाइए जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट सब बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस 80,000, क्लोजिंग बैलेंस 60,000। अभी मेरे को मालूम है दैट दिस इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी हम देखेंगे कि कितनी परचेज की, कितनी सेल की, अभी जल्दबाजी नहीं करनी यार। 80,000 ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस 60,000। नेक्स्ट आइटम इन द बैलेंस शीट इन द एसेट साइड इज स्टॉक अकाउंट। बेटे स्टॉक अकाउंट एक अलग नेक्स्ट आइटम है। आप देखिए बेटे, ये देखिए, किसी भी फॉर्मेट में देखिए बेटे, आपने पीपी कर लिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लिया, धीरे धीरे चलना है, एक एक आइटम को पकड़ना है, आराम आराम से चलना है, उसका लेजर अकाउंट बनाना है। एंड यू नो दैट हाउ टू प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट। घबराना नहीं है, जल्दी नहीं करनी। जब मैं जल्दी नहीं कर रहा तो आप किस बात की जल्दी कर रहे हो यार? मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ आपके सामने, ब्लेजर रखा हुआ है, कैलकुलेटर की इंतजार कर रहा हूँ, फिर आप किस बात की जल्दी कर रहे हैं? स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, बेटे स्टॉक तो आपको पता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
ओपनिंग बैलेंस है 10,000 रुपीज एंड द क्लोजिंग बैलेंस इज 20,000 रुपीज। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपए है और स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस 20,000 रुपए है। ये बात तो हम सबको मालूम ही है, ठीक है सर। अब आप चेक करिए जी, मैंने क्या लिखा है इसके लिए। मैंने ये लिखा है बेटे, क्या लिखा है बेटे? Next item in the balance sheet in the asset side is stock account. Now stock is an item of operating activity. We all know that. Friends, always prepare a separate ledger account for stock. मैंने कहा ना, पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम कुछ कम बनाएंगे अकाउंट्स, बट पहले क्वेश्चन में आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में आप पूरे अकाउंट बनाइए। तो वी विल प्रिपेयर स्टॉक अकाउंट एंड स्टॉक इज एसेट, इट हैज अ डेबिट बैलेंस, सो इट विल स्टार्ट ओपनिंग बैलेंस विल बी फ्रॉम द डेबिट साइड। तो मैंने क्या किया, स्टॉक अकाउंट बनाने की कोशिश की। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको बेटे, स्टॉक अकाउंट जो आप प्रिपेयर करेंगे ना, उसमें ओपनिंग स्टॉक भी आएगा, उसमें परचेजेस भी आएंगी, उसमें अगर क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो बैलेंसिंग फिगर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। ये बात हमने पता नहीं कितने चैप्टर्स में की हुई है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह दें या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कह दें लूजली। इसका मतलब ऐसे स्टॉक जो हमने बेच दिया है उसकी कॉस्ट ही है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अब जनरली होता क्या है, जब आप स्टॉक अकाउंट बनाते हैं तो स्टॉक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो गिवन होता है, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन होता है, बट बेटे परचेजेस की फिगर मिसिंग होती है। आई नो दैट, यू ऑल्सो नो दैट फॉर कैलकुलेटिंग परचेजेस वी विल प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट नेम्ड एज पेबल्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है क्योंकि क्रेडिटर्स अकाउंट से, पेबल्स अकाउंट से आपको परचेजेस मिल जाती हैं और वो परचेजेस काम आती हैं स्टॉक अकाउंट के को कंप्लीट करने में। इसका मतलब स्टॉक अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट का आपस में मोहब्बत है। बेटे स्टॉक अकाउंट बड़े भैया हैं और क्रेडिटर्स अकाउंट छोटे भैया हैं। जब भी बड़े भैया का अकाउंट बनाओगे, छोटे भैया का अकाउंट बनाना पड़ेगा बिकॉज I am not available with all the information which is to be posted in the stock account, specifically the purchases, and that purchases can be calculated with the help of creditors account or payables account. So my dear friends, my request to you will be that whenever you are preparing stock account, please also prepare a creditors account, because from creditors account I will calculate some figure, the missing figure or purchases if given to me, that will be transferred to stock account. एक बच्चा कहता है हिंदी में बताओ। बेटे मैंने कहा स्टॉक अकाउंट जब भी आप बनाओ तो उसके साथ साथ आपको क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग तो आपको पता होगा, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी होगी, और उसके लिए आपको परचेजेस चाहिए होगी और परचेजेस गिवन नहीं होगी, और परचेजेस क्रेडिट परचेजेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं पेबल्स अकाउंट से। तो एक बच्चा कहता है सर ऐसे ही आप इतना बोलते जा रहे हो, हमें पता चल गया दो अकाउंट एक साथ बनाने हैं, एक स्टॉक अकाउंट और दूसरा पेबल्स अकाउंट। तो मैंने यही बात लिखी है, अलॉन्ग विद स्टॉक अकाउंट ऑल्सो प्रिपेयर अ रिलेटेड अकाउंट नेम्ड एज पेबल्स और क्रेडिटर्स अकाउंट। हम साथ साथ हैं, स्टॉक अकाउंट बड़े भैया हैं और क्रेडिटर्स अकाउंट छोटे भैया हैं। तो स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए 10,000, बेटे एसेट है, डेबिट बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है 20,000। स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस इज 10,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 20,000। ओपनिंग इज 10, क्लोजिंग इज 20, ओपनिंग इज 10, क्लोजिंग इज 20। मैंने कहा ना, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग स्टॉक तो अभी इसके साथ ही क्रेडिटर्स को बनाइए, क्योंकि क्रेडिटर्स की मदद देगा इसको कंप्लीट करने में। तो मैंने क्या किया, बैलेंस शीट में गया, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 35,000, ओपनिंग बैलेंस इज 35 एंड क्लोजिंग इज 20। सो आई हैव प्रिपेयर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स आर लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, हमें हमारी देनदारी है, ऑब्लिगेशन है, पे करना है, क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस इज 35 एंड क्लोजिंग इज 20, ओपनिंग इज 35, क्लोजिंग इज 20। तो मैंने क्या किया बेटे, एक स्टॉक अकाउंट बना दिया, एक क्रेडिट्स अकाउंट बना दिया। आप बताइए यहां तक ठीक है? हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, एक बच्चा भूल चुका है, उसको नींद आ रही है,
बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए वी हैव टू डिवाइड, वी हैव टू प्रिपेयर अ कैश अकाउंट, बट इन द न्यू फॉर्मेट. इन दैट फॉर्मेट देयर आर 3 एक्टिविटीज, एंड ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द बैलेंस शीट फ्रॉम द एसेट साइड. आई विल बी टेकिंग one item easily and I will prepare a ledger account for that. I have prepared a ledger account for non-current asset का बना दिया, इन्वेस्टमेंट का बना दिया, स्टॉक का बना दिया, क्रेडिटर्स का बना दिया. नेक्स्ट आइटम है बेटे डेटर्स अकाउंट्स रिसीवेबल. आप चेक कर लीजिए. जब आपने सभी के अकाउंट बना दिए तो क्या अकाउंट्स डेटर्स का, अकाउंट्स रिसीवेबल्स का और डेटर्स का अकाउंट नहीं बनाओगे तो क्या ये नाराज नहीं हो जाएंगे? तो बेटे यू हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट फॉर डेटर्स ऑल्सो, दैट इज अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट ऑल्सो. सो नेक्स्ट आइटम इज अकाउंट रिसीवेबल. इट मीन्स आपके एसेट्स हैं, आपकी लेनदारी, आपको पैसे लेने, आपको पैसे मिलेंगे फ्यूचर में. आपके पास राइट है, हक है, साडा हक एथे रख. बेटे नेक्स्ट आइटम इन द बैलेंस शीट इज डेटर्स. तो मैंने क्या किया अभी, आई विल नॉट सी एनी प्रॉफिट एंड लॉस, आई विल नॉट सी एनी इंफॉर्मेशन. आई विल जस्ट प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट एंड आई विल जस्ट पोस्ट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस. और कुछ भी नहीं करेंगे. ओपनिंग बैलेंस कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस कर दिया. अब एक बात को समझना है, मैं लास्ट पॉइंट फिर ये कह रहा हूं, एसेट साइड. नेक्स्ट आइटम चलिए पहले देख लेते हैं. नेक्स्ट आइटम इज कैश. अच्छा एक चीज बताओ भाई साहब, भाइयों और बहनों, मुझे एक चीज बताइए. मैंने पीपी कर लिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया, स्टॉक कर दिया, एआर कर दिया, कैश. बेटे दिस इज द कैश अकाउंट वी आर प्रिपेयरिंग and we know that the opening balance of cash and cash equivalent we write down in the cash flow statement. क्योंकि हमने तो यही प्रूव करना है कि ये जो 5,000 और 20,000 का डिफरेंस है बेटे, 15,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, इट इज ईदर ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी और ड्यू टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ड्यू टू फाइनेंशियल एक्टिविटी. तो ये जो 15,000 का डिफरेंस है ना ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में और 20,000 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो 20 माइनस 15,000 रुपए, दैट is the difference, and that difference is due to 3 activities. So my point is, ये जो 5,000 रुपए और 20,000 रुपए है ना बेटे, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आपने ऑलरेडी बना भी दिए हैं. आप देखिए, आप बात सुनते नहीं ना ध्यान से. ये देखिए जी, आपने फॉर्मेट बनाया था तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया बेटे 5,000 और यहाँ लिख दिया 20,000. इसका मतलब आपका आंसर तो पहले से ही आ चुका है और बेटे वो आंसर है 15,000. इट मीन्स कुछ भी ड्रामा कर दें आप, कुछ प्लस कर दें, कुछ माइनस कर दें, फिर कुछ प्लस कर दें, फिर कुछ माइनस कर दें, एंड द टोटल ऑफ ऑल दोज 3 एक्टिविटीज मस्ट बी इक्वल टू 15,000. एंड दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिकॉज वी वांट टू एक्सप्लेन that why or due to which activity has contributed how much in that 15,000 difference. So that is nothing but a cash flow statement. आप बात समझ रहे हैं? तो कैश अकाउंट भी मैंने ट्रांसफर कर दिया. इसका मतलब एसेट साइड में अगर आप देखें तो एसेट साइड में तो बेटा मैंने पीपी कर लिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया, स्टॉक कर दिया, एआर कर दिया, कैश कर दिया. एसेट साइड कंप्लीट हो गई. अब मुझे लायबिलिटी साइड स्टार्ट करनी है. अभी देखिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पकड़ा भी नहीं है. अभी देखिए मैंने इन्फॉर्मेशन को हाथ भी नहीं लगाया. आपको बस इसी तरह से चलना जैसे मैं कह रहा हूं. आप आ जाइए इक्विटी, शेयर कैपिटल. बेटे आपको मैंने कहा ना, अभी यू हैव टू प्रिपेयर ऑल लेजर अकाउंट्स. जितने ज्यादा आज और नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे उतनी ज्यादा बातें समझ आएंगी. तो बेटे शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 और 90,000 बनाइए बेटे. 80,000 और 90,000 का बनाइए. मैं फिर रिपीट करता हूं, आप सबको बनाना है शेयर कैपिटल अकाउंट. देखिए मैं भी आपके साथ साथ बना रहा हूं. ये लीजिए बेटे, शेयर कैपिटल इक्विटी बढ़ गई है. कितनी हो गई बेटे? पहले कितनी थी? पहले कितनी थी बेटा? 80. अब कितनी हो गई? 90. इसका मतलब 80,000 से 90,000 की फिगर आ गई बेटे. मैं ओपनिंग बैलेंस लिख रहा हूं. ओपनिंग बैलेंस 80,000 है और बेटे क्लोजिंग बैलेंस है 90,000. मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया. एंड ऑल क्रेडिटर्स, ऑल लायबिलिटीज हैव द क्रेडिट बैलेंस. सभी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये बात आप सबको पता है. तो बेटे मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 80, क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया 90. आप आराम से देख लीजिए, फिर आगे चलेंगे.
It means you have to prepare a separate account for that. And next is profit and loss. Again, my dear friends, it will be better if you prepare a profit and loss account. बस आप मैंने मेरे से पूछना ही नहीं है बेटे, मेरे बोलने से पहले ही आप सबके अकाउंट्स बना दें तो मेरे लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा। ओपनिंग बैलेंस चेक कर लीजिए कितना है। ओपनिंग बैलेंस इज 50 एंड क्लोजिंग इज 80। तो मैं आ गया जी ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है बेटे 50 हाँ 50 और 80 आराम से बेटे। जैसे मैंने लायबिलिटी एसेट्स में किया था, एक एक आइटम को पकड़ा था, एक एक आइटम को ट्रांसफर किया था, वैसे ही मैं ऐसे कर रहा हूं लायबिलिटीज में भी करूंगा। और फिर मैं आऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस पर इंफॉर्मेशन में। इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको आराम से चलना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आइटम देख लीजिए क्या है सर। लायबिलिटी साइड में क्या रह गई? शेयर कैपिटल कर लिया, कर लिया। लोन बोरोड, आपने ना कहीं से उधार लिया था, बाहर के पैसे लिए थे, 30,000 का बैलेंस था ओपनिंग, क्रेडिट बैलेंस था, जो अब 20,000 रह गया है। तो बेटे अब हम ये चेक करेंगे कि 30,000 का बैलेंस अगर ओपनिंग था और 20 रह गया है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। या तो मैंने नया लोन लिया हो या मैंने रीपे भी किया हो। अब वो सारी चीज़ें मुझे कौन बताएगा? उसका खाता ही बताएगा। उसके घर जाएंगे, उसके घर से उसकी छानबीन करेंगे। मुझे उसका ओपनिंग बैलेंस पता चल गया, क्लोजिंग पता चल गया कि सुबह कहाँ से निकला था, रात को कहाँ पहुंचा। तो बीच की चीज़ें मुझे कैलकुलेट करनी है। बीच की चीज़ें वी कैन कैलकुलेट बाय प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट प्लीज प्रिपेयर ऑल द लेजर अकाउंट फॉर ऑल द आइटम्स ऑफ assets and as well as all the items of liability. So I will be preparing loans borrowed. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने लोन्स बोरोड का भी अलग से सेपरेटली अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं और मैं यहां पे लिख रहा हूं लोन लेजर अकाउंट। बेटे इसकी भी डेबिट साइड होती है, इसकी भी क्रेडिट होती है। आप देखिए जी लोन का बैलेंस कितना था। लोन का बैलेंस कितना था बेटे? बेटे लोन का बैलेंस था 30, रह गया 20, था 30 रह गया 20। तो मैं यहां लिख रहा हूं जी ओपनिंग बैलेंस 30 और यहां पे लिख रहा हूं क्लोजिंग बैलेंस 20। ठीक है सर। अब आ जाइए नेक्स्ट आइटम देखते हैं क्या है हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। हम अभी तक क्या क्या ट्रीट कर चुके हैं बेटे? अभी तक हमने शेयर कैपिटल कर लिया, प्रॉफिट लॉस कर लिया, लोन्स बोरोड कर लिया। मैं नेक्स्ट आइटम में आ गया जी बैंक ओवरड्राफ्ट। एक बच्चा कहता सर इसका भी, मैंने कहा अभी बोला ना आपने, कसम खाई ना, यू हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट फॉर ऑल दैट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 10 और 25, बैंक ओवरड्राफ्ट 10 और 25। तो मैं आ गया जी बैंक ओवर ड्राफ्ट 10,000 ओपनिंग बैलेंस, 25,000 क्लोजिंग बैलेंस। 10,000 is the opening balance, 25,000 is the closing balance and I have already prepared creditors account। वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि इस समय मैंने सारी बैलेंस शीट की आइटम्स को ट्रांसफर कर दिया। I have taken each and every item and I have prepared a ledger account for that. Now I am moving towards profit and loss statement। मैं धीरे धीरे अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ जा रहा हूं। और उससे पहले अगर आपको देखना है तो आप इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ जाइए और आप बताइए फर्स्ट आइटम क्या है? सेल्स। नाउ द बेस्ट अजम्पशन इज हम अज्यूम करेंगे कि ये क्रेडिट सेल्स है। कैश सेल्स होता तो वहां लिखा होता, क्योंकि डेटर्स का अकाउंट भी दिया हुआ है, रिसीवेबल्स अकाउंट इज गिवन टू मी। सो द बेस्ट अजम्पशन इज आई विल ट्रीट दिस सेल्स एज अ क्रेडिट सेल। सेकंड पॉइंट जो मैं बोलता जा रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है। Second assumption is, second point is, this sales is due to my main objective, my main product, because I am selling that. So it is my primary activity, it is my basic activity, it is my operating activity. So this sales will come in operating activity head. ये मेरी operation की वजह से है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको मैं सेल्स बता रहा हूं, सेल्स 1 लाख की है। मैंने कहा सेल्स आप अज्यूम करिए क्रेडिट सेल्स है। अच्छा, जब आप क्रेडिट सेल्स बोलते हैं तो आप इसमें एंट्री क्या करते हैं? वैसे जनरल एंट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टिल मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि आप
एंट्री क्या पास करते हैं बेटे, डेबिट डेबिट। वैसे अगर कैश सेल्स हो तो डेबिट कैश, क्रेडिट सेल्स। अब कैश नहीं आया, रिसीवेबल्स आ गए, बिकॉज आई हैव अ राइट, बिकॉज आई हैव सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो डेबिट रिसीवेबल्स, डेबिट डेटर्स, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ऐसा ही होगा। और अगर ऐसा समझ नहीं आता तो रिसीवेबल्स अकाउंट आपने बनाया हुआ है बेटा, रिसीवेबल्स अकाउंट तो बनाया था। आप ये बताइए रिसीवेबल्स अकाउंट एक एसेट अकाउंट है, मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई एसेट अकाउंट है क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस होता है, अगर वो बढ़ रहा है, इफ दैट बैलेंस इज इंक्रीजिंग, सो आई विल डेबिट इट बिकॉज ऑल एसेट्स हैव दैट डेबिट बैलेंस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये रेक्टिफिकेशन हो गया, बट लॉजिकली अगर आप देखें एंट्री की पोस्टिंग भी तो एक लॉजिक से आई है। तो मैं भूपेश आनंद सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस आइटम पे आ चुका हूं और एक एक आइटम को पढ़ रहा हूं, और पहली आइटम है सेल्स 1 लाख। तो मैंने तो लिख भी दिया जी। सर आपने लिख दिया? हाँ बेटे मैंने लिख दिया। आइए आप भी लिखिए मेरे साथ साथ। डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट सेल्स। अब एक बात मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, आई एम प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, आई विल ओनली राइट ऑन दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इन कैश। Now this sales is not in cash, so it will not come in my cash flow statement. ये बात मैंने बड़ी प्यारी गहरी बात बोली है जो बच्चों ने सुनी भी नहीं। I repeat, I am preparing a cash flow statement and that is nothing but a cash account and I will only write on the cash transactions, but this is a credit sale, this is not a cash transaction and hence I will not show in my cash flow statement. तो credit sales 1 लाख आ गई, ठीक है सर। अब आ जाइए आप नेक्स्ट पॉइंट में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 60,000। बेटे आपको मैंने अभी बताया था कॉस्ट ऑफ सेल्स ये कैसे आया होगा, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करके तो आया होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। बोलो भाई आप ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, फिर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते। तो दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स 60,000 लिख रहा हूं, इसका मतलब मैंने स्टॉक इशू किया बिकॉज आई हैव सोल्ड समथिंग एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 60,000। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स 60, कॉस्ट ऑफ सेल्स 60। इट मींस दोज गुड्स विच आई हैव सोल्ड उनका कॉस्ट 60,000 है, because my stock has gone, my stock has decreased. क्यों? Because I have sold the goods. I have sold the goods and the cost of those goods which I have sold, that is 60. So cost of sales is 60,000. I have sold the goods. Those goods which I have sold, their cost is 60. तो स्टॉक कम हो जाएगा ना। स्टॉक जब कम होगा तो मैं क्रेडिट करूंगा ना, स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है ना, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है जी। देखिए मैं कर कैसे रहा हूं, आपने बस उस मेथड को पकड़ना है। मैंने पहले एक एक आइटम बैलेंस शीट की ली, अब एक एक आइटम प्रॉफिट एंड लॉस की ली, अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को कंक्लूड करूंगा। आपने वो एक्टिविटीज को ध्यान से देखना है। ग्रॉस प्रॉफिट, तो बेटे ग्रॉस प्रॉफिट तो आ ही गया ना, हमने जब सेल्स ले ली और कॉस्ट ऑफ सेल्स ले ली तो ग्रॉस प्रॉफिट का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 6,000, आराम से बेटे आप इसमें आ जाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब आपको पता ही है, दैट इज सैलरी पे की, इलेक्ट्रिसिटी पे किया, रेंट पे किया, प्रिंटिंग पे किया, टेलीफोन एक्सपेंसेस पे किए, दैट एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड विद ऑपरेशंस, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 6,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। और बेटे इस 6,000 के एक्सपेंस में अगर आप देखें तो कहता है ये 2,000 रुपए डेप्रिसिएशन के हैं। इट मीन्स 6,000 के एक्सपेंस हैं टोटल, out of that 2,000 is depreciation, because depreciation is also on machinery and that depreciation is also operating expense, क्योंकि वो मशीनरी प्रोडक्शन में रिलेट हुई है। तो 2,000 का जो डेप्रिसिएशन है वो नो डाउट डेप्रिसिएशन है, बट दैट इज फॉर मशीनरी, दैट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बट अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस के 2 पार्ट्स हैं। एक ऐसे एक्सपेंस जिसकी वजह से कैश गया, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एंड those expenses due to which my cash is, there is no outflow in cash, that is non-operating expense. आराम से बेटे, मैं बहुत बड़ी बात बोल गया, आपने सुनी नहीं, मैं फिर रिपीट करता हूं। मैं ये कहता हूं आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, दैट इज 6,000। दिस इज टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। Now I can bifurcate them because as per the information, rupees 2,000 is depreciation on machinery.
₹2,000 is depreciation on machinery, and ₹4,000 and ₹4,000 is cash, या ऐसा समझ लीजिए other than depreciation, other than depreciation। और थोड़ा डिटेल में बताना चाहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं, आउट ऑफ दिस नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2000 है, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2000 है, और कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस 4000 है। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है ना, मैं तभी तो आराम से कह रहा हूं, उसको अलग अलग तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक बच्चा कहता है हमने इसको सर सेपरेट क्यों किया? बिकॉज बेटे इन कैश फ्लो स्टेटमेंट वी ओनली राइट डाउन कैश अकाउंट, वी आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट एंड वी विल ओनली राइट डाउन द कैश ट्रांजेक्शंस, and depreciation is not a cash transaction because there is no outflow। depreciation की वजह से कोई जेब से पैसे बाहर नहीं जा रहे। आपने मोबाइल फोन परचेज किया था, उस मोबाइल फोन की वैल्यू कम हो गई तो हमने उसको कहा ये डेप्रिसिएशन है, बट आपकी जेब से पैसे बाहर नहीं गए। इट मीन्स डेप्रिसिएशन डज नॉट कम इन द कैश अकाउंट, इट मीन्स इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज, यू नो, इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू मी आई विल बाइफिकेट इट, मैं उसका संधि विच्छेद कर दूंगा कि उसमें से कितने ऐसे एक्सपेंस हैं जिसकी वजह से पैसे बाहर गए और कितने ऐसे एक्सपेंस हैं जिसकी वजह से पैसे बाहर नहीं गए। बेटे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम तो सारे एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं ना, कैश एक्सपेंस भी और नॉन कैश एक्सपेंस भी। But the point is we are preparing cash account, we are preparing cash bank and short term investment, we are preparing cash flow statement, we will only write down रोकड़ा कहाँ गया और रोकड़ा कहाँ आया, बस हम उन्हीं बातों को लिखने वाले हैं। हम एक्चुअली में तो कैश अकाउंट ही बना रहे हैं, उसको ब्लेजर दे दिया बस। इसका मतलब इसको आराम से अगर आप देखें तो मैं आपसे ये कहता हूं कि इसमें आपने एक तो डेप्रिसिएशन है, तो बेटे डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको पता ही है, वैसे नहीं भी पता हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डेप्रिसिएशन डेबिट, नॉन करंट एसेट क्रेडिट। अब ऐसा ना जी, वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, but because that accumulated depreciation account is not given to you in statement of financial position, not given to me in balance sheet, तो मैं इसलिए ये मान के चल रहा हूं कि accumulated depreciation account नहीं बनाया जा रहा, तो मैं डायरेक्टली डेप्रिसिएशन का इफेक्ट डायरेक्टली कहाँ ले रहा हूं, नॉन करंट एसेट में ले रहा हूं। अदरवाइज मैं क्या करता, अगर accumulated depreciation account बनाता तो मैं पहले डेप्रिसिएशन को accumulated depreciation में डालता, तो मेरी एंट्री क्या होती है, डेबिट डेप्रिसिएशन, credit accumulated depreciation। But because accumulated depreciation is not being maintained, because no information is given to me in the balance sheet, and hence I am assuming that it is directly debited or credited to non-current asset, तो मैं यहाँ पर 2000 रुपये 2000 रुपीज का डेप्रिसिएशन की ये एक एंट्री पास करता। इट मीन्स नॉन करंट एसेट का लेजर अकाउंट तो वी आर प्रिपेयरिंग। तो आइए मैं पहले इस 2000 का जो नॉन करंट एसेट का लेजर अकाउंट मैं बना रहा हूं, दैट इज सबसे पहला अकाउंट ही हमने वही बनाया था बेटे, सबसे पहला अकाउंट ही वो बना दिया था। तो आइए जी, मैं यहां पे लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन। अब मैं बाय और टू का प्रयोग नहीं कर रहा, आप समझ रहे हैं, बाय डेप्रिसिएशन लिख दीजिए 2000। अब मैं दोबारा से उसी पॉइंट में आ गया, 6000 में से 2000 तो डेप्रिसिएशन है और 4000 ऐसे एक्सपेंस हैं जिसकी वजह से मेरी जेब से पैसे बाहर चले गए। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 4000 रुपए है, दिस इज अ आउटफ्लो फ्रॉम माई पॉकेट, दिस इज अ ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो फ्रॉम माई पॉकेट, दिस इज आउटफ्लो। तो मैं इस 4000 को अपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाऊंगा, पहली बात तो ये सबको समझ आ गई। तो बेटे यहां लिख रहा हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड। आपने 4000 के एक्सपेंसेस पे कर दिए, यू हैव पेड कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 4000 के कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने पे किए, टोटल अमाउंट 6000 था। 2000 की डेप्रिसिएशन थी वो मैंने नॉन करंट एसेट में डाल दिया, 4000 एक्चुअली में कैश गया,
बेटे 6,000 तो डाल ही नहीं सकते बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट एंड 2,000 इज नॉट आउटफ्लो, ओनली 4,000 इज आउटफ्लो। तो आपके हिसाब से मैं आगे चला, बेटे मैंने सेल्स कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन। मुझे एक बात बताना आप ईमानदारी से, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जहां पर गाय जाती है वहीं बछड़ा जाता है। आपने ना लोन बोरो किया था, आप ये बताइए लोन जब बोरो किया था तो आपने उसका एक लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर किया है। लोन बोरो करना, लोन बोरो करना आपकी कौन सी एक्टिविटी है? क्या आप कोई बच्चा बता सकता है लोन बोरो करना क्या मतलब हुआ, क्या एक्टिविटी हुई? आपने लोन बोरो किया है। ये रहा बेटे, कहाँ गया बेटे लोन? ये रहा बेटे। लोन इज अ, whether it is the operating activity, whether it is the investing activity, whether it is the financial activity, my dear friends, it is the financial activity because I'm relating with, I'm getting the finance from the borrowers, from the debenture holders, from loan notes. It is my financial activity. तो ऐसा करते हैं, पहले साथ साथ ये भी लिख देते हैं बेटे लोन कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंशियल एक्टिविटी है। इस क्वेश्चन में लोन इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। इन दिस क्वेश्चन बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। पहले मैं एक्टिविटी का नाम भी लिख देता हूँ, ये पहले ही करना चाहिए था, मैंने गलती कर दी, शायद बताया नहीं। आई विल प्रिपेयर ईच एंड एवरी अकाउंट, और उस अकाउंट के साथ साथ मैं उसका नाम भी लिख दूंगा, नेचर लिखूंगा। जैसे मैंने पहला अकाउंट बनाया था नॉन करंट एसेट, तो बेटे आप बताइए नॉन करंट एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है? नेक्स्ट आइटम में आ गया। फिर मैंने नेक्स्ट आइटम बनाई थी, नेक्स्ट बनाया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। बेटे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो खुद ही कह रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है सर, क्लियर है? उसके बाद हम आ गए स्टॉक। स्टॉक इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इवन क्रेडिटर्स इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बेटे आप क्या करें, जब लेजर अकाउंट बनाएं तो उसके साथ साथ उसका नेचर भी लिख दें, तो आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। आप ये बताइए नेक्स्ट आइटम इज डेटर्स। डेटर्स इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेटर इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं आ गया जी नेक्स्ट। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट अकाउंट है शेयर कैपिटल। बेटे शेयर कैपिटल इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी बिकॉज वी आर गेटिंग फाइनेंस एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल इन फर्स्ट 5 lectures, specifically in 4th and 5th lecture, that which activity is treated as an investing और which activity will be treated as a financial। तो शेयर कैपिटल एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है। बेटे प्रॉफिट एंड लॉस जो आपको हो रहा है, you know, that profit and loss, that is operating activity because my profit is due to operations। तो आगे जी, आगे जी नेक्स्ट इज लोन। लोन मैंने अभी कहा ना, लोन आपने बोरो किया, इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। आगे आ जाइए बेटे, और कोई अकाउंट बनाया क्या? मैंने नहीं बनाया। तो लोन एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो मैं यहाँ पर आ गया जी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो क्या हुआ, गाय और बछड़े का एग्जाम्पल याद है बेटे? जहाँ पे माता पिता जाएंगे वहीं पे बच्चे जाएंगे। आप ये देखिए जैसे माता पिता होते हैं वैसे तो बच्चे भी दिखते हैं। तो आप ये बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन बोरो किया और आपने इंटरेस्ट उसके ऊपर दिया, तो बेटे इट इज़ ए कैश आउटफ्लो। ये बात तो समझ आती है। बट वेदर इट इज़ अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वेदर इट इज़ अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वेदर इट इज़ अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, मैंने अभी बताया जब लोन, जब पेरेंट्स, जब माता पिता ही फाइनेंशियल एक्टिविटी हैं तो उनके बच्चे भी तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में होंगे। तो बेटे लोन मैंने 4,000 का इंटरेस्ट पे किया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 4,000। देख रहे हैं मेरे तरीका, देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन करने का। मेन है देखिए आंसर तो अभी आ ही जाएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट द पॉइंट इज जिस तरह से मैं कर रहा हूं उसको देखना है आपने। नेक्स्ट आइटम इज, अब मैंने सारी आइटम ले ली बैलेंस शीट की, मैंने सारी आइटम्स ले ली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। अब मैं आ रहा हूं इंफॉर्मेशन में। तो पहली इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ 2,000, ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज मशीनरी सोल्ड 10,000। आप जब मशीनरी को बेचते हैं तो या तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना लीजिए, बट एसेट डिस्पोजल नहीं बनाना तो डायरेक्टली आप एसेट अकाउंट में भी कर सकते हैं। कैश आ रहा है, आप अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच लगाइए, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। कैश आ रहा है, नॉन करंट एसेट जा रहा है। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, जब एसेट बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट कैश, क्रेडिट नॉन करंट, क्रेडिट पीपी। तो 10,000 की मशीनरी थी, 10,000 में बेच दी, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। मेरे को आप ये बताइए कि मैं कैश नॉन करंट एसेट में क्या एंट्री पास कर दूं? तो बेटे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैश, क्योंकि एंट्री हुई डेबिट कैश, क्रेडिट नॉन करंट एसेट, क्रेडिट नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट में पोस्टिंग होगी 10,000 की बाय कैश।
ठीक, तो अब आ जाइए, आप ये बताइए, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कर ली है, मैं एक पहले अकाउंट से शुरू करूंगा और उसकी टोटलिंग करनी शुरू कर दूंगा और आई विल फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका ध्यान देना, क्योंकि मैं अब क्वेश्चन को पैकअप करने जा रहा हूँ, पैकिंग कर रहा हूँ। बेटे पैकिंग करने में आपको पता होना चाहिए कौन से आइटम कहाँ जानी है, तो इसलिए पैकिंग में बड़ा ध्यान देना है आपने। मैंने यहाँ लिखा जी 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000, ये आ गया जी 1,32,000। टोटल आ रहा है 1 लाख, एक साइड का 1,32,000, एंड आई नो दैट हम 1,32,000 यहाँ भी लिख देंगे। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ रही है 32,000 रुपये की। अब आपके पास चॉइस है, पहली चॉइस है कि ये बैलेंसिंग फिगर में क्या अज्यूम करें, क्या बेस्ट अजम्पशन होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था बेटे, अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हो सकता है। माय वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीज्ड, डेबिट बैलेंस है ना, बढ़ रहा है ना, तो एसेट का बैलेंस किस किस कारणों से बढ़ सकता है। एक तो रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हो सकता है, एक मैंने नया एसेट परचेज भी किया हो सकता है। अब आप ये बताइए इन दोनों में से बेस्ट अजम्पशन क्या है, वेदर आई विल अज्यूम दैट आई हैव परचेज द एसेट और वेदर इट इज ड्यू टू रिवैल्यूएशन। बेटे मेरे से पूछो तो बेस्ट ये रहेगा, मैं अज्यूम करूंगा दैट बैलेंसिंग फिगर इज ड्यू टू परचेज ऑफ एसेट्स। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कैश, ब्रैकेट में लिख रहा हूं परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, और यहां लिख रहा हूं सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। अब देखिए जैसे ही आपने एक क्वेश्चन को पैक कर दिया, जैसे ही पैक किया, उसमें जो भी बैलेंसिंग फिगर आई आपको उसी समय कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करना है। मैं ये कहता हूं यहां पर कैश है और यहां पर कैश है। अगर आप इस नॉन करंट एसेट को ध्यान से देखें, अब देखो क्या बोल रहा हूं, ये नहीं सुन रहे आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अब बोल रहा हूं, क्योंकि आपके माइंड में डाउट्स आ सकते हैं। तो जो मेरी बात सुनेगा ध्यान से, उसके माइंड में डाउट खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा नॉन करंट एसेट अकाउंट बनाया, आपने क्लोज किया, आपको मैंने पूरा मेथड बताया। अब जब मैं पैक कर रहा हूं तो जो डिफरेंस आया मेरे को अज्यूम करना है, मैंने अज्यूम कर लिया, इधर परचेज और सेल मैंने ले लिया। अब आपको ये देखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या जाएगा इस नॉन करंट एसेट से। बेटे मैं पहले कह रहा हूं ओपनिंग बैलेंस तो नहीं जाएगा बिकॉज इट इज नॉट अ कैश। बेटे वी विल ओनली राइट ऑन कैश, ठीक है जी। क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं जाएगा बिकॉज इट इज नॉट अ कैश, डेप्रिसिएशन भी नहीं जाएगी बिकॉज इट इज नॉट अ कैश। इट मीन्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट आई विल ओनली राइट डाउन कैश ट्रांजैक्शंस ड्यू टू विच माय कैश इज कमिंग इन और ड्यू टू विच माय कैश इज गोइंग आउट। तो बेटा ये जो 32,000 रुपए की आइटम है ना, ये 32 की और ये 10 की, ये जाने वाली है कहाँ, ये कहाँ जाने वाली है बेटे, ये जाएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एंड इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मैं पहले लिख चुका हूँ इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बताओ जी सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, तो मैंने लिखा जी सेल ऑफ पीपीई 10,000, और फिर थोड़ा सा नीचे करके लिखा परचेज ऑफ पीपीई 32,000। आराम से बेटे, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट मैंने जो परचेज किया वो 32,000 का था, तो मैंने दोनों को वहां पे भी दिखा दिया और इस अकाउंट को पैक कर दिया। तो इस अकाउंट को मैं बाय बाय कर रहा हूं, ओके भाई ये बेटे हो गया। नेक्स्ट अकाउंट में आ गया, देखिए क्लोज कैसे कर रहा हूं, पैकिंग कैसे कर रहा हूं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट अकाउंट ऑटोमेटिकली मैंने क्लोज कर रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है जी। और तो कुछ है ही नहीं, तो टोटल इसका आ गया 80, यहां पर आ गया टोटल 80। इसका मतलब यहां क्लोज, यहां पर आ रहा है कुछ 20 की फिगर। अब बताइए 20 की फिगर बेस्ट क्या है, मैंने सेल कर दिया वो इन्वेस्टमेंट, तो यहां पे लिख दीजिए कैश, फिर ब्रैकेट में लिखिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आप बताइए ना इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बढ़ेगा कब, जब आप परचेज करेंगे, क्योंकि इट इज अ डेबिट बैलेंस, इट इज एसेट बैलेंस, इट इज एसेट। एंड व्हेन द इन्वेस्टमेंट बैलेंस विल डिक्रीज व्हेन यू सेल इट। सो मैंने 20,000 रुपए क्रेडिट कर दिए, कैश में लिख दिए। तो आप बताइए इसको डायरेक्टली आप कहां पे दिखाएं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश सेल, 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 कहां पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो यहां दिखा रहा हूं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 20,000। मैंने कहा जी मुश्किल कुछ नहीं है, आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि हम किस तरह से किसको क्लोज करने वाले हैं। तो मैंने इसको भी पैक कर दिया और इसकी पोस्टिंग भी कर दी, जो भी एक्टिविटी थी। मैं आ गया जी नेक्स्ट स्टॉक अकाउंट में।
स्टॉक अकाउंट में। अच्छा देखिए, इन्वेस्टमेंट में अगर आप ध्यान से देखें तो ओपनिंग बैलेंस, इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, क्लोजिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, बिकॉज खाली कैश की ट्रांजैक्शन जाती हैं, तो जहां पर कैश लिखा होगा हम वही ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट में आ गया जी स्टॉक, स्टॉक में आ जाइए। अच्छा, अब स्टॉक में मुझे यहाँ पे परचेजेस चाहिए, बट मुझे परचेजेस पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, पहले परचेजेस यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा, पहले परचेजेस कैलकुलेट करूँगा। आई विल फर्स्टली कैलकुलेट हाउ मच आर माई परचेजेस and the opening balance is 35 and the closing balance is 20। मेरा ओपनिंग बैलेंस है 35 और क्लोजिंग बैलेंस है 20। आप ये बताइए मेरे पास परचेजेस कितनी हो गई, how much are my purchases, but because I am not given anything here, so firstly I will close my stock account। मैं अपना स्टॉक अकाउंट क्लोज कर दूंगा। तो 60 + 20 80 और 10 बेटे 80, यहां पर आ गया जी 70। मैं अज्यूम करूंगा दीज आर क्रेडिट परचेजेस और मैं यहां पर 70,000 ट्रांसफर कर दूंगा। बड़े भैया से छोटे भैया में चला जाएगा। स्टॉक अकाउंट मैंने बनाया था, ओपनिंग पता था, क्लोजिंग पता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स पता था, लेकिन मुझे पता है कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग होता है। इफ वन इंफॉर्मेशन इज मिसिंग आई कैन कैलकुलेट द बैलेंसिंग फिगर। तो मैंने परचेजेस कैलकुलेट कर ली, या तो फॉर्मूला भी कर सकते हैं, बट अभी तो मैंने बताया ना आप लेजर अकाउंट बनाई। तो ओपनिंग 10, क्लोजिंग 20, कॉस्ट ऑफ सेल 60, 80, 10, 70 मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए जी, क्रेडिटर्स अकाउंट को टोटल करूं तो 1,05,000 यहां पर आ रहा है, तो यहां पर भी 1,05,000 ही आना चाहिए। इसको पैक कर रहे हैं, तो अब आप पैक करने के में डिफरेंस देखिए, 1,05,000 माइनस 20, 85,000 का मैं कैश पे कर रहा हूं। मैंने लिख दिया कैश पेड टू क्रेडिटर्स। आराम से बेटे, ये 85,000 का कैश पेड टू क्रेडिटर्स है। अब देखते हैं क्या क्या जाएगा कैश फ्लो में। ओपनिंग नहीं जाएगा, क्रेडिट परचेजेस नहीं जाएंगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं जाएगा। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस विल गो टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका ओपनिंग नहीं जाएगा, इसका क्लोजिंग नहीं जाएगा, इसकी क्रेडिट परचेजेस नहीं जाएंगी। खाली 85,000 रुपए जो आपने कैश पे किया क्रेडिटर्स को, बेटे इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैं आ गया जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और मैंने लिखा कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स 85,000, ब्रैकेट डाल दिया। धीरे धीरे चलना है, प्यार को बढ़ाना है, सारे लॉजिक समझने हैं, जल्दी किस बात की है। मैंने दोनों अकाउंट को पैक कर दिया, मैंने कहा टाटा बाय बाय। मैं आ गया जी रिसीवेबल्स अकाउंट में। रिसीवेबल्स कहते हैं मुझे जल्दी से क्लोज कर दो। मैंने कहा ठीक है, 1,10,000 यहाँ था, 1,10,000 यहाँ पर है। मैंने 1,10,000 दोनों तरफ लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। बेटे आपको डेटर्स अकाउंट बना के दिखाया हुआ मैंने। अब मैं सीधा चल रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 माइनस 15,000, ये आ गया जी 95,000। तो मैंने यहाँ लिख दिया जी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 95,000। ओपनिंग बैलेंस नहीं जाएगा, क्रेडिट सेल्स नहीं जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस नहीं जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही जाएगा कैश रिसीव 95,000 एंड इट इज़ माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैं आ गया जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहाँ पे आ गया बेटे, ये रहा 95,000, 95 कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल्स। तो ये भी मैंने क्लोज कर दिया, ये भी धीरे धीरे क्लोज कर दिया। तो आप ये बताइए, इसको पैक कर दिया। बेटे इसी तरह से आपको करना है और धीरे धीरे मैं कुछ लेजर अकाउंट्स कम बनवाऊंगा। ये तो पहला था ना, तो मुझे लगा कि मैं सारे बनवाऊंगा तो ज़्यादा लॉजिक क्लियर होगा। नेक्स्ट में आ गया जी मैं एसेट साइड, लायबिलिटी साइड में। कैश तो मैंने वहाँ ट्रांसफर कर ही दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट में। शेयर कैपिटल, आप बताइए 10,000 का यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। पहले 80,000 की शेयर कैपिटल थी, अब 90,000 हो गई। तो आपको बेस्ट अजम्पशन क्या लगता है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल और क्या? तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम न्यू शेयर्स, आपको कैश मिला नए शेयर से 10,000 का।
ओपनिंग नहीं करते, क्लोजिंग नहीं करते, खाली कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं। और कैश ट्रांजैक्शंस में क्या है, आपके पास कैश रिसीव फ्रॉम न्यू शेयर्स एंड इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। देखो उसी समय मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना है कि मैं कर क्या रहा हूं, ये चीज देखनी है ना, मैं कब क्या चीज किस समय कैसे कर रहा हूं। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम न्यू शेयर्स 10,000। लो जी, अच्छा 30,000 का बैलेंस तो यहाँ पे हमने वैसे भी ट्रांसफर कर ही दिया था, करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, गलती से। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट देखिए कितना आ रहा था, मेरी गलती है सर। ये देखिए ये नेट प्रॉफिट 30 था ना, तो ये नेट प्रॉफिट तो हमने प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर ही दिया था, तो वो तो बैलेंस वैसे ही खत्म हो रहा है। आप देखिए मेरी गलती है सर, मैंने उस समय नहीं बताया, मेरी मिस्टेक है। तो ये बैलेंस तो वैसे ही खत्म हो रहा है, बेटे आ ही रहा है वहाँ से, तो ये तो वैसे ही पैक हो गया। ये कहता है मैं वैसे ही पैक हो रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा तू पैक हो जा। नेक्स्ट में आ गई जी, बस खत्म होने वाला है। लोन, लोन इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। पहले 30,000 का बैलेंस था, 20,000 रह गया, तो बताइए जी 10,000 का क्या माने, क्या माने, पेमेंट मान लो और क्या मानोगे, कैश पेड 10,000 बैलेंसिंग फिगर। और कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंशियल। तो कैश पेड टू लोन, तो आ जाइए जी फाइनेंशियल एक्टिविटी में, फाइनेंशियल एक्टिविटी में, फाइनेंशियल एक्टिविटी में, फाइनेंशियल एक्टिविटी में, फाइनेंशियल एक्टिविटी में कैश पेड 10,000। मैंने यहाँ ब्रैकेट भी लिख दिया और यहाँ लिख दिया कैश पेड टू लोन और रीपेमेंट ऑफ दिस 10,000। बस जी बस खत्म होने वाला है। एक बच्चा कह रहा है कब खत्म होगा, बेटा खत्म हो गया। बताइए जी बैंक ओवरड्राफ्ट था 10 का और 25 हो गया, इसका मतलब आपने बैंक से और ज़्यादा फैसिलिटी ले ली, और बैंक से जो फैसिलिटी ली वो एडिशनल फैसिलिटी 15,000 रुपये की ले ली। आपने 15,000 एक्सेस बैलेंस ले लिया बेटे, बैंक से 15,000 रुपये का बैलेंस ले लिया। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, इट इज़ अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में जा रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ, कहाँ पे, कहाँ लिख दूँ बेटे, कहाँ लिख दूँ, बताओ ना, बताओ ना। मैं लिख रहा हूँ जी 15,000, यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटे, कैश रिसीव्ड, या ऐसा समझ लीजिए इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ऐसा लिखिए, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000। इससे मेरा बैलेंस बढ़ गया। मुझे लगता है मैंने सारा कुछ कर दिया ट्रीट, अब तो कुछ है भी नहीं बेटे, बैंक ओवरड्राफ्ट भी खत्म हो गया और कोई है ही नहीं बेटा, कुछ बचा ही नहीं है। चलिए जी, अब मैं आ गया जी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और मुझे अब कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। मुझे पता है आंसर कितना आना चाहिए, 15,000। तो पहले मैं ये चेक करता हूँ कि इस एक्टिविटी से कितना बैलेंस बच रहा है। 95,000 प्लस का है, ठीक है जी, 95,000 माइनस 85,000 माइनस 4,000 दैट कम्स टू 6,000। तो बेटा यहाँ 6,000 आ रहा है। इधर आ गए जी 10,000 प्लस 20,000 माइनस 32,000, तो बेटे 2,000 का नेगेटिव आ रहा है। अब आ गए जी 10,000 प्लस 15,000 माइनस 10,000 माइनस 4,000, 11,000 आ रहा है जी। चेक कर लीजिए मेरा कैलकुलेटर अगर गलत नहीं है, 15,000 का बेटा आंसर आ रहा है। देखो आराम से 6,000 आ रहा है कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 2,000 आ रहा है नेगेटिव का इन्वेस्टिंग, तो 4 हो गया, और फाइनेंशियल एक्टिविटी से 11 आ रहा है। तो बेटे यहाँ देख लीजिए नेट इफेक्ट 15 का ही है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। इससे आ रहा है जी 6,000 नेगेटिव और 6,000 पॉजिटिव, और इससे आ रहा है जी 2,000 नेगेटिव, और इससे आ रहा है 11,000 पॉजिटिव। तो लाइक दिस वी कैन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटे मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया दैट विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई एम फॉलोइंग, विच मेथड आई एम फॉलोइंग। अभी आप नेचुरल फ्लो से फ्लो हो जाओ, 1-2 लेक्चर्स और अटेंड कर लो, आपको खुद अपने आप पता चल जाएगा कौन सा मेथड डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। लॉजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो बेटे, मैंने पूरा क्वेश्चन लाइव किया है कि आपको समझ आए।
रियल केस स्टडी है, आपको इस क्वेश्चन को लिखना चाहिए था, नहीं लिखा दोबारा लिख लीजिए, समय वापस नहीं आएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में भी, 7th लेक्चर में भी मैं एक रियल केस स्टडी कराऊंगा और उसके बाद आपको मैं कुछ पर्दा उठाऊंगा, सस्पेंस हटाऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।